हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आनंद स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास की परिभाषाएं और परंपराओं के बारे में जाना था और उसके आगे की आज हम सिलेबस की बात करेंगे, जहां से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। इसके पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो अलग अलग कालखंडों में किया गया है। चूँकि इतिहास का कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है, परंतु इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके इतर इसको लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे इतिहास का लेखन किया गया है, उसके आधार पे भी हम इसको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालखंड में विभाजित किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास से, और वहाँ मुख्यतः हम इससे पढ़ेंगे पाषाण काल। लेकिन हम पहले देखते हैं कि इसका विभाजन क्या क्या किया गया है। और उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति कब से प्रारंभ हुई है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति भूगोलवेत्ताओं ने माना है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद हम देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई। जो पृथ्वी के परतों के हिसाब से, परतों के अनुसार इसको अलग अलग युगों में बांटा गया और फिर उन युगों को अलग अलग कालों में बांट के अध्ययन किया गया है। जैसे प्राथमिक युग, दूसरा है इसमें द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। और पुनः इन युगों को कालों में बांटा गया है। चूँकि इसका एक विस्तृत अध्ययन हम भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा जानकारी के लिए इतिहास में इसको थोड़ा सा मेंशन करना यहाँ आवश्यक है। तृतीयक युग का एक कालखंड है इसमें प्लायोसीन काल। और पुनः चतुर्थक युग को भी दो भागों में बांटा गया, प्लाइस्टोसीन काल और होलोसीन काल। इसका दूसरा भाग है होलोसीन काल। अब यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में कई प्रश्न बनते हैं पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति को लेके, और अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, चूँकि कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर प्रश्न एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में, पहला। दूसरा, अगर पूछता है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा चतुर्थक युग के प्लाइस्टोसीन काल में। तो इस प्रकार यहाँ एग्जाम में हमसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुई और पृथ्वी पर मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब हुई। दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा तो चतुर्थक युग के प्लाइस्टोसीन काल में, अगर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात पूछा जाएगा तो तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार से इतिहास का विभाजन किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसका दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। अब हम इनको देखेंगे कि इस पे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का जो लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे जो विभाजन किया गया है और इसका अलग अलग टाइम पीरियड क्या क्या है कि बांटा गया है। तो 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व यानी BC तक, ये होगा
प्रागैतिहासिक काल का कालखंड हो जाएगा। इसके बाद अब इसको हम देखते हैं कि लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार से इसका अलग अलग विभाजन किया गया है। इसके पहले हम जानेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है तो प्रारंभ से लेकर 2500 BC तक ये प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। 2500 BC से 600 BC तक आदि ऐतिहासिक काल और 600 BC से वर्तमान तक ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो हम चूँकि यहाँ लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का ऐसा कालखंड है जहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था। इतिहास लेखन को केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे लिखा गया है, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी यहाँ मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। जब आदि ऐतिहासिक काल की बात आती है तो यहाँ लिपि का ज्ञान तो था परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिपि का ज्ञान मानव को था परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात ये लिपि जो स्क्रिप्ट मिली ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल जो एक कालखंड है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लिपि इतिहास का लेखन किया गया है। लिपि होते हुए भी पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन ऐसा कालखंड जिसमें लिपि थी, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिपि को पढ़ा भी जा सका और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी, यानी लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के आधार पर इतिहास को लिखा गया है। ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब हम देखेंगे कि इतिहास के कौन कौन सा कालखंड इसमें किस किस काल में आता है, समाहित होता है। तो पाषाण काल तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। और उसके बाद 6th सेंचुरी BC से लेके आधुनिक इतिहास तक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ एक विवाद उठता है कि वैदिक काल, चूँकि हमने आदि ऐतिहासिक काल की परिभाषा में पढ़ा कि लिपि का ज्ञान था परंतु पढ़ा नहीं जा सका और वो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ही प्रयोग किया गया, उसके आधार पर इतिहास का लेखन किया गया। लेकिन वैदिक युग में चूँकि वैदिक युग की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो वेदों के आधार पर प्राप्त होती है और वेद जो है श्रुत साहित्य हैं। इसका मतलब कि तत्कालीन परिस्थिति में यहाँ के मानव को लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। तो अगर लेखन शैली का ज्ञान नहीं था तो हम इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कैसे रख सकते हैं। इसके लिए विवाद हो तो 1971-72 में हिस्ट्री को लेकर अमेरिका में कांग्रेस हुआ। उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने पार्टिसिपेट किया और अंततः यह सहमति बनी कि वैदिक युग में भले ही लेखन शैली का ज्ञान नहीं था फिर भी इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया गया और इस प्रकार वैदिक और सिंधु दोनों इतिहास के इस कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब फिर इसके आगे ये विभाजन हुआ। अब प्रागैतिहासिक काल को हम विस्तृत पढ़ेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात को पूरा करेंगे। देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल और पुनः पाषाण काल को 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब हम देखेंगे कि इसका अलग अलग कालखंड क्या है टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसका चूँकि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कालखंड होगा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। तो चूँकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं फिर भी आपकी समझ के लिए ज़रूरी है कि इसका टाइम पीरियड क्या क्या था। एग्जैक्ट किसी भी किताब में अलग अलग आपको मिलेगा, एग्जैक्ट इसका नहीं है। तो 5 लाख BC से 10,000 BC तक
ये पूरा पाषाण काल का हो जाएगा। 10,000 BC से 8,000 BC तक मध्य का पाषाण काल हो जाएगा, और 8,000 BC से 4,000 BC तक ये नवपाषाण काल हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किताबों में कहीं कहीं मिलता है कि नवपाषाण काल का जो अंतिम समय है वो 4,000 BC तक है, कहीं कहीं मिलता है 1,000 BC तक। तो चूंकि यहाँ समझने की ज़रूरत है कि उत्तर भारत में जो पाषाण काल की जो अंतिम तिथि मानी जाती है वो 4,000 BC तक मानी जाती है। यानी पाषाण काल उत्तर भारत में अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो उसमें 8,000 BC से 4,000 BC तक हो गए, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ 1,000 BC तक। तो यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, चूँकि क्वेश्चन यहाँ पूछा भी जाता है कि अगर पूछा जाए कि भारत में पाषाण युग का कब तक कार्यकाल था, अंतिम कार्यकाल, तो चूँकि दक्षिण भारत में 1,000 BC तक होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,000 BC, और उत्तर भारत में 4,000 BC। तो ये अलग अलग किताबों में दो डाटा मिलता है। इसको लेकर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस काल को लेकर, फिर भी जानना जरूरी है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में 1,000 BC तक और उत्तर भारत में 4,000 BC तक नवपाषाण काल का काल माना जाता है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, इसको भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, और उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को अलग से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। इसका पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा भाग होगा उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। अब देखते हैं कि इनमें कालखंड का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल है वो 5 लाख BC से 50,000 BC तक, जो मध्य पूरा पाषाण काल होगा ये 50,000 BC से 40,000 BC तक होगा, और जो उच्च पूरा पाषाण काल होगा वो 40,000 BC से 10,000 BC तक, 10,000 BC तक। तो इस प्रकार इसका अलग अलग कालखंड में विभाजन हुआ। अब इसके अध्ययन को हम और विस्तृत करेंगे कि इनकी संस्कृति क्या थी, इनमें औजार जो प्राप्त हुए वो क्या हैं, और इनके जो महत्वपूर्ण स्पॉट पाए गए हैं, स्थल पाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, चूँकि कालखंड इसका हो गया 5 लाख BC से 50,000 BC तक है, और यहाँ की संस्कृति को कहते हैं हम कोर संस्कृति। क्या कहते हैं? कोर संस्कृति। क्योंकि जो औजार पाए गए हैं उन्हीं के आधार पे संस्कृति का नामकरण किया गया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, और उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ब्लेड संस्कृति। अब आइए हम देखते हैं कि इन संस्कृति का नामकरण इस प्रकार से क्यों किया गया है। कोर संस्कृति, चूँकि नदियों में जो पत्थर आते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए नदी है, इन पत्थरों का आकार कुछ इस तरह से होता था और धीरे धीरे जल के साथ बहाव के कारण ये आके आते यहाँ गोल हो गए। इन गोल पत्थरों को पेबुल कहा जाता था, गोल पत्थरों को पेबुल कहा जाता था। और फिर इन गोल पत्थरों को तोड़कर, जब इन पत्थरों को तोड़ा जाता था तो इनके किनारे छोटे छोटे टुकड़े जो फलक के रूप में निकलते थे। तो कुछ औजार इनसे बनाए जाते थे, कुछ औजार इनसे बनाए जाते थे। जो बीच वाला बड़ा भाग होता था उसको कोर कहते थे, जो किनारे का पतला भाग होता था उसको फलक कहते थे। तो इस प्रकार कोर और फलक दो हमें प्राप्त हुए। अब चूँकि निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो बड़े बनाए जाते थे, तो ये बड़े वाले पत्थर से बनाए जाते थे, इसको कोर कहते थे, इसलिए इसको कोर संस्कृति नाम दिया गया।
अब देखें कि इसमें कौन कौन से औजार बनाए गए थे। तो एक औजार बनाया जाता था जिसमें एक तरफ नुकीला धारदार होता था और एक तरफ सपाट होता था, इसको चापर कहते थे। और दूसरा एक बनाया जाता था जिसमें दोनों तरफ धार होता था, यहाँ पकड़ने का होता है, इसको चापिंग कहते थे। और इसके साथ ही दक्षिण भारत में पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, हैंड एक्स। ये पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये जो औजार यहाँ बनाए गए, इसके आधार पे भी कोर संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। इसमें एक हो गया चापर चापिंग संस्कृति जो उत्तर भारत में मुख्यतः थी, और हैंड एक्स संस्कृति जो दक्षिण भारत में थी। तो इस प्रकार कोर संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया, चापर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापर संस्कृति उत्तर भारत की थी, हैंड एक्स संस्कृति दक्षिण भारत में थी। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चापर चापिंग संस्कृति किस काल की है, तो आपका जवाब होगा निम्न पुरापाषाण काल की। हैंड एक्स संस्कृति किस काल की है, तो आएगा प्रश्न, इसका जवाब होगा निम्न पुरापाषाण काल की। फलक संस्कृति किस काल की है, मध्य पुरापाषाण काल। और ब्लेड संस्कृति किस काल की है, तो उच्च पुरापाषाण काल। क्योंकि हम तीनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे जिससे हमें याद रखने में भी सुविधा हो और बाद में जैसे प्रश्न एग्जाम में जब प्रश्न आए तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें। अब यहाँ चापर चापिंग प्रकार के हथियार औजार बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे। तो यहाँ जो औजार बनाए जाते हैं इनको खुरचनी और वेदनी बोला जाता था। खुरचनी, वेदनी। इनकी जो आकृति कुछ इस प्रकार से होती थी, बीच में धारदार बनाए जाते थे इस तरह से। इसको खुरचनी कहते थे और इसको वेदनी बोलते थे। ये भी पत्थर के बनाए जाते थे। इसे जानवरों के चमड़ों को छीलने का प्रयोग किया जाता, छीलने में खुरचनी का प्रयोग किया जाता था, और पेड़ों की छालों को निकालने के लिए नुकीला चीज़ ये वेदनी का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया, और यहाँ जो औजार प्रयोग किए गए वो खुरचनी और वेदनी। अब जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करके औजार बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट पत्थर। और यहाँ पे क्वार्टजाइट और फिलिट दो प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ। क्वार्टजाइट और फिलिट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ब्लेड संस्कृति क्या है। तो इसके जो मध्य पुरापाषाण काल में खुरचनी और वेदनी जो औजार बनाए जाते थे, इसी नाम से यहाँ पे खुरचनी और वेदनी यहाँ भी औजार बनाए जाते थे। उच्च पुरापाषाण काल में खुरचनी और दूसरा हो जाएगा वेदनी। अब चूंकि इनमें थोड़ा शार्पनेस आ गया था, पालिश और नुकीलादार बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे इसको ब्लेड संस्कृति नाम दिया गया। ब्लेड की तरह धारदार बनाया गया था, इसलिए ब्लेड संस्कृति इसमें नामकरण इसका किया गया। अब इसके आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से स्थल पाए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्थल कौन कौन से पाए गए हैं इन अलग अलग कालखंडों में। निम्न पुरापाषाण काल में एक स्थल पाया गया है नेवासा, जो महाराष्ट्र से पाया गया है। नेवासा, महाराष्ट्र। एक स्थल बेलन घाटी पाया गया है जो उत्तर प्रदेश से पाया गया है। बेलन घाटी यूपी से। और एक भीमबेटका पाया गया है एमपी से। भीमबेटका एमपी। इसके अतिरिक्त जो मध्य पुरापाषाण काल के 3 स्थल पाए गए हैं, चिरकी, ये भी महाराष्ट्र का है, नेवासा, ये भी महाराष्ट्र से पाए गए हैं, और हथनौरा, ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया था अमूमन कि कौन सा स्थल है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में दोनों में समाहित है। तो नेवासा एक ऑप्शन हो जाएगा जो निम्न पुरापाषाण काल का भी स्थल है और मध्य पाषाण काल का भी स्थल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल की क्या विशेषता है और इसके जो स्थल पाए गए हैं कौन कौन से पाए गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल में सबसे पहले तो यहाँ होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति उच्च पुरापाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चूँकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुआ, प्लाइस्टोसीन काल में हुआ, अलग अलग
भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद अगर हम होमो सेपियंस मानव की बात करें, वहाँ आदि मानव थे, या होमो सेपियंस मानव यानी हमारे आप की तरह जो मानव थे, उनकी उत्पत्ति उच्च पुरापाषाण काल में हुई है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति किस काल में हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में। होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति, होमो सेपियंस मानव। इसके साथ ही यहाँ इम्पोर्टेंट एक और है कि चित्रकारी और नक्काशी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होने लगे हैं। चित्रकारी और नक्काशी, चित्रकारी और नक्काशी। चित्रकारी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है, भीमबेटका। और जो नक्काशी का ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र के लोहदा नाला क्षेत्र जगह से प्राप्त हुआ। लोहदा नाला एक स्थान है, लोहदा नाला यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और पुरापाषाण काल का जो 3 कालखंड में विभाजन हुआ, इसका समय के आधार पे कालखंड क्या क्या कहाँ से कहाँ तक का इसका विभाजन है। इसके बाद में कौन कौन की संस्कृति, इनका नामकरण क्या है, यहाँ पे औजार कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, किस पत्थर के औजार प्रयोग किए गए हैं, इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और यहाँ पे जो होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति, चित्रकारी और नक्काशी के साक्ष्य। तो यहाँ से तमाम जो ये प्रश्न बनते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। आइए देखते हैं, पुरापाषाण काल हमारा समाप्त हुआ, हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि इसका कालखंड क्या क्या है। मध्य पाषाण काल, C.L. कार्लाइल महोदय ने चूँकि इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम की संज्ञा दी है। मध्य पाषाण काल में इसका कालखंड जो था हमने देखा था 10,000 BC से 8,000 BC तक, यानी 2000 साल के इतिहास का अध्ययन हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत करते हैं। C.L. कार्लाइल महोदय ने इसको माइक्रोलिथिक एज कहा, क्योंकि विंध्य के क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थरों के औजार प्राप्त हुए, चूँकि माइक्रो लेवल के थे इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज कहा गया। छोटे औजार क्यों बनाए जाने लगे, क्योंकि इसके पहले जो प्लाइस्टोसीन और प्लायोसीन काल में हिमयुग था, उसके बाद धीरे धीरे तापमान जब पृथ्वी का बढ़ने लगा तो वहाँ छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगे, पैदा होने लगे, और फिर उन छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के औजार की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसको लेकर यहाँ छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे। तो विंध्य के क्षेत्र में कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले उन छोटे औजारों को देखा, फिर इसके आधार पर मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज की नाम की संज्ञा दी। तो यहाँ से प्रश्न आपको इसे पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक एज किस कालखंड को कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण काल। इसके बाद पशुपालन की जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल से शुरुआत मानी जाती है, और सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु के रूप में प्रयोग किया गया। कुत्ता पालतू पशु। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन सा जानवर था, तो आपका जवाब हो जाएगा कुत्ता। आग का प्रयोग भी यहीं से शुरू किया गया। सर्वप्रथम आग का जो प्रयोग होने लगा वो मध्य पाषाण काल से होने लगा। यहाँ पे क्वार्टजाइट, चर्ट और फ्लिट पत्थर का प्रयोग किया जाता था औजारों को बनाने के लिए, और औजारों के जो आकार होते थे त्रिभुजाकार होते थे, नवचंद्राकार होते थे, इस तरह से इनकी आकृति होती थी। त्रिभुजाकार छोटे बनाए जाते थे, चूँकि जानवरों को मारने के लिए इनमें तीनों कोना इनका नुकीला होता था कि कोई भी भाग लगे तो जानवरों को मारा जा सके आसानी से। इसके बाद जो मध्य पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं, महत्वपूर्ण स्थल जो हमारे एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से है कि सरायनाहर उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ से 37 नरकंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थल से 37 नरकंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सरायनाहर, ये उत्तर प्रदेश में है। और कभी कभी इन स्थलों को राज्य से मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है कि एक तरफ स्थल दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ राज्य दे दिए जाएंगे और दोनों को मिलान करना रहेगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, लंघनाज गुजरात में एक स्थल है जहाँ पे रेत का टीला पाया गया है और 14 नरकंकाल पाए गए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से रेत का टीला पाया गया है और 14 नरकंकाल पाए गए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा लंघनाज, जो गुजरात में है। इसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एक स्थल है जहाँ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
तो इस प्रकार ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार मध्य पाषाण काल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये यहाँ पे क्रमशः लिखी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस कालखंड से। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। आइए देखते हैं नवपाषाण काल कि इसकी क्या विशेषताएँ थी, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल का कालखंड क्या है, देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पाषाण काल का जो कालक्रम है 8000 BC से 4000 BC तक, ये उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत में 1000 BC तक है, साउथ इंडिया में। अब आइए देखते हैं गार्डन चाइल्ड महोदय ने जो इतिहासकार हुए, इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा। नवपाषाण क्रांति किस आधार पे कहा, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ समझते हैं। क्योंकि यहाँ कृषि का प्रारंभ हो गया, कृषि का प्रारंभ हुआ यानी स्थायी आवास यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो यानी एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में क्रांति। कृषि प्रारंभ होना, ये स्थायी आवास यहाँ से प्रारंभ हो गया। स्थायी आवास प्रारंभ होने से यहाँ घर का विकास प्रारंभ हो गया और मृद भांड के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ अधिशेष अनाज का उत्पादन होने लगा, यानी कृषि यहाँ बड़े पैमाने पर हो रही थी, चूँकि अनाज को संग्रहित करने के लिए मृद भांड की जरूरत पड़ रही थी। इसके पहले हम देख चुके थे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया था, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर पशुपालन प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पशुपालन के भी साक्ष्य तमाम प्राप्त होते हैं। और इसके बाद यहाँ हड्डी के उपकरण बनाए गए थे, ये बड़ी बात है। चूँकि वहाँ पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, यहाँ हड्डियों के बनाए जाते थे। इसका मतलब उनकी तकनीकी उन्नत हो गई, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कुछ और बढ़ चुकी थी कि हड्डियों से वो औजार बनाने लगे थे। तो इस प्रकार गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण क्रांति से इसको संबोधित किया। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति किसने संबोधित किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और फिर वहाँ से उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मेहरगढ़ एक क्षेत्र है, काफ़ी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त किया गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। इसके बाद कोल्डिहवा से धान के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, एक स्थान है कोल्डिहवा, यहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में एक स्थल है बुर्जहोम, वहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते रहे हों या जो कुछ भी रहा हो, फिर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा बुर्जहोम। इसके बाद बिहार का एक स्थान है चिरांद। चिरांद एक स्थान है बिहार में, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रचुर मात्रा में हड्डी के साक्ष्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड्डी के प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा चिरांद बिहार। तो इस प्रकार नवपाषाण काल हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। पाषाण युग हमारा समाप्त हुआ और फिर नेक्स्ट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिकॉल करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।